सोल लैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि यूहाओ आइस बियर किंग और टाइटैन स्नो डेविल किंग से मिला था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्काई ड्रीम हंसते हुए बोला, रिलेशनशिप्स की बात हो और मुझसे एडवाइस ना लो, ऐसा कैसे? मैं इस फील्ड का मास्टर हूँ। आइस एम्प्रेस ने ठंडी नजरों से देखा। अच्छा, और वो कैसे? स्काई ड्रीम मुस्कुराया, सिंपल, मैंने तुम्हें प्यार में डाल दिया बिना तुम्हें पता चले। बताओ, ग्रेट हूं ना मैं? आइस एम्प्रेस घूरते हुए बोली, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है क्या? स्काई ड्रीम बोला, क्या आइस वर्म्स को शर्म होती है? आइस एम्प्रेस गुस्से में, मुझे तुम्हारा गला घोंट देना चाहिए। स्काई ड्रीम ने शरारत से कहा, क्या तुम ऐसा कर पाओगी? आइस एम्प्रेस ने चिल्लाया, दफा हो जाओ। वो हाथ उठाने ही वाली थी, लेकिन स्काई ड्रीम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। आइस एम्प्रेस कांप उठी। तुम, वो गुस्से से बोली, पर स्काई ड्रीम झुककर उसके होठों पर किस कर देता है। एक पल में पूरी आइस प्लेन्स चमक उठी। आइस एम्प्रेस रिजिड होकर रुक गई। एक्सट्रीम नॉर्थ की क्वीन आइस जेड स्कॉर्पियन क्वीन किसी के साथ किस कर रही थी। स्काई ड्रीम ने तो मजाक में किया था, लेकिन जब उसने देखा आइस एम्प्रेस ने रेजिस्ट नहीं किया बल्कि उसके कपड़े पकड़ लिए, तो स्काई ड्रीम मुस्कुराया। मौका कौन छोड़ता? वो चोरी चोरी वाला किस अब डीप रिसर्च बन गया। धीरे धीरे आइस एम्प्रेस का रिजिड बॉडी सॉफ्ट हुआ। वो ऊपर से पुश कर रही थी, पर स्काई ड्रीम को सच में रोक भी नहीं रही थी। आज ही स्नो एम्प्रेस ने सब देखा, सिर हिलाया और आंखें बंद कर ली। इन दोनों का तो भगवान ही मालिक है। कुछ देर बाद आइस एम्प्रेस को होश आया। वो गुस्से में स्काई ड्रीम को धक्का देकर पीछे हटी। उसका चेहरा पूरा लाल था। स्काई ड्रीम तुरंत मासूमियत से बोला, आइस, आई वॉज रॉन्ग। आइस एम्प्रेस चिल्लाने ही वाली थी, पर स्काई ड्रीम की मासूम सूरत देखकर खुद रुक गई। क्यों, क्या किया तुमने? स्काई ड्रीम सिर झुकाकर बोला, मेरा फर्स्ट किस तुमने ले लिया आइस, अब तुम्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आइस एम्प्रेस स्टन रह गई। क्या बकवास, वो मेरा फर्स्ट किस भी था। स्काई ड्रीम की आंखें चमक उठी। सच में? तो मतलब हम बराबर हैं अब? आइस एम्प्रेस गर्जी, डू यू वॉन्ट टू डाई? उसका ऑरा फट पड़ा, पर स्काई ड्रीम तुरंत बोला, वेट आइस, काम डाउन, पहले स्नो एम्प्रेस के बारे में सुन लो। आइस एम्प्रेस का हाथ हवा में रुक गया। बोलो, उसने दांत भींच कर कहा। स्काई ड्रीम गंभीर हो गया। स्नो एम्प्रेस इंसान बनकर नई पॉसिबिलिटीज तलाशना चाहती थी, क्योंकि सोल बीस्ट्स गॉड रेल्म तक नहीं पहुंच सकते। जब वो पुनर्जन्म लेने वाली थी, कुछ ह्यूमंस ने उसका एम्ब्रियो छीन लिया। तभी यूहाओ आया और उसने उसे बचाया। स्काई ड्रीम बोला, स्नो एम्प्रेस यूहाओ को दिल से मानती है, कभी टीचर की तरह, कभी साथी की तरह। वो उसी के पास खुद को कंप्लीट महसूस करती है। आइस एम्प्रेस कुछ देर चुप रही। स्काई ड्रीम ने कहा, इलेक्ट्रोलक्स ने यूहाओ और स्नो एम्प्रेस के बीच ओरिजिन लिंक बना दिया था, इसलिए उनका कनेक्शन किसी भी फ्यूजन से गहरा है। आइस एम्प्रेस बोली, मैं समझ गई। स्काई ड्रीम मुस्कुराया, ठीक है आइस, अब मैं यूहाओ के अंदर जा रहा हूँ। मुझे मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस अब्सॉर्ब करना है। स्काई ड्रीम लाइट डीम बनकर यूहाओ के अंदर गायब हो गया। आइस एम्प्रेस ने गुस्से में मुंह फुलाया, इस बदमाश से हिसाब तो मैं बाद मिलूंगी। लेकिन जैसे ही किस वाला मोमेंट याद आया, आइस एम्प्रेस के गाल लाल पड़ गए। कुछ देर बाद यूहाओ मेडिटेशन से जागा। उसे लगा जैसे उसका शरीर क्रिस्टल बन गया हो, हर सेल में आइस की प्योर एनर्जी बह रही हो। सामने थे टाइटैन स्नो डेविल्स और आइस बियर किंग। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई, तुम जाग गए, लगता है रिजल्ट अच्छा रहा। टाइटैन स्नो डेविल किंग और आइस बियर किंग दोनों स्टन रह गए। एक्सट्रीम नॉर्थ की स्नो एम्प्रेस मुस्कुरा रही थी। यूहाओ बोला, मुझे नहीं पता मैंने क्या कॉम्प्रिहेंडेड किया, पर अच्छा महसूस हो रहा है। स्नो एम्प्रेस बोली, आइस अपनी जाति के पास गई है, शायद लौटे या ना लौटे। यूहाओ ने सिर हिलाया, ठीक है। कुछ घंटों बाद आइस एम्प्रेस लौटी, हरे रंग की रोशनी में लिपटी, बिना कुछ बोले सीधे यूहाओ के शरीर में मर्ज हो गई। आइस बियर किंग और टाइटैन स्नो डेविल किंग दोनों चौंक गए। ये क्या हुआ अभी? स्नो एम्प्रेस शांत स्वर में बोली, ठीक है, अब चलते हैं। यूहाओ को आइस बियर किंग के कंधों पर बिठाकर स्नो एम्प्रेस बोली, चलो अब समय है आगे बढ़ने का। यूहाओ ने सिर घुमाया और स्नो एम्प्रेस की तरफ देखा। स्नो एम्प्रेस, क्या तुम टाइटैन स्नो डेविल किंग का इस्तेमाल सन मून एम्पायर के खिलाफ करने वाली हो? स्नो एम्प्रेस ने सिर हिलाया। यूहाओ, तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी भी कमजोर है और सन मून एम्पायर ने हमारे इलाके में कदम रख दिए हैं। अब ये लड़ाई हमारे लिए अंदर की बात बन चुकी है। यूहाओ बस मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। स्नो एम्प्रेस ने बिना देखे शांत बैठ गई। यूहाओ ने गहरी सांस ली। पता नहीं सिस्टर शाओटाओ अब कहाँ है? मैंने उसकी ईविल फायर को दबाया था, पर अब बहुत समय बीत गया, शायद वो फिर से भड़क गई हो। अगर वो इस युद्ध में आई तो मैं उसका सामना कैसे करूंगा? यूहाओ ने गहरी सांस ली। नहीं, किसी भी हाल में मुझे उसे बचाना ही होगा। यूहाओ ने निश्चय किया, जब मैं हेवनली सोल एम्पायर पहुंचूंगा, सबसे पहले सिस्टर शाओटाओ को ढूंढूंगा। शायद टीचर शाओया का भी पता चल जाए। वो गहरे विचारों में खो गया।
स्नो एम्प्रेस ने कुछ नहीं कहा, बस आइस बियर किंग के कंधों पर बैठी रही। आइस बियर किंग बहुत विशाल था, लेकिन जब वो दौड़ा तो लगा जैसे कोई पहाड़ बर्फ पर फिसल रहा हो। उसके पीछे सैकड़ों टाइटान स्नो डेविल्स, एक कदम में 100 मीटर, 2 छलांग में पूरा 1 किलोमीटर। युहाओं की आंखें चौड़ी रह गई। इतनी रफ्तार, इतनी ताकत, यही है एक्सट्रीम नॉर्थ की असली शक्ति। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई। देखा युहाओ, यही है एक्सट्रीम नॉर्थ की को स्ट्रेंथ। हमारी शक्ति तुम्हारी कल्पना से भी परे है, जैसे तुमने ग्रेट स्टारडाउ फॉरेस्ट की असली ताकत नहीं देखी। युहाओ बोला, मतलब 5 ग्रेट सैवेज बीस्ट्स भी कोर स्ट्रेंथ नहीं थे? स्नो एम्प्रेस ने सिर हिलाया। नहीं, वो स्ट्रॉन्गेस्ट सोल बीस्ट हैं, पर कोर स्ट्रेंथ नहीं। और डीतियान, वो रूलर नहीं, वो तो सोल बीस्ट का स्पोक्स पर्सन है। युहाओ ध्यान से सुनता रहा। स्नो एम्प्रेस बोली, अगर डीतियान इंसानों के खिलाफ पूरी तरह उतर आए तो एक्सट्रीम नॉर्थ भी उसके साथ हमला करे, और तब दोनों पक्षों का अंत तय है। मानव शक्तिशाली है, पर हमारी लाखों साल की कल्टीवेशन इतनी आसानी से नहीं मिटती। युहाओ ने चौंक कर पूछा, रुको, मतलब डीतियान से भी ऊपर कोई है? स्नो एम्प्रेस ने गंभीरता से कहा, हाँ, कहता है ड्रैगन गॉड का एक वंशज अब भी जीवित है। शायद डीतियान ही जानता है वो कौन है। मैंने महसूस किया है ग्रेट स्टारडाउ फॉरेस्ट में अब भी कोई एंशिएंट, बहुत पुराना सोल बीस्ट मौजूद है, जिसकी शक्ति पूरे जंगल में फैली है। वो अकेला नहीं, कोई और भी है जो उसकी रक्षा करता है। यही है ग्रेट स्टारडाउ फॉरेस्ट की असली कोर स्ट्रेंथ। युहाओ ने गंभीरता से पूछा, मतलब डीतियान से भी ज्यादा ताकतवर कोई वहां है? स्नो एम्प्रेस बोली, हो सकता है वो ड्रैगन गॉड का पुत्र हो, या शायद गोल्डन ड्रैगन किंग या सिल्वर ड्रैगन किंग खुद। युहाओ मुस्कुराया। क्या पता शायद वो कैटास्ट्रोफी में घायल हुए हों और अब तक ठीक हो रहे हों। स्नो एम्प्रेस हल्का सा हंसी। युहाओ, तुम ऐसी स्थिति चाह भी नहीं सकते। अगर वो लौटे तो इंसानियत का अंत तय है। युहाओ हंस पड़ा। ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था, पर अगर वो मौजूद है तो शायद वही डीतियान का ट्रम्प कार्ड हो। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई। और जानते हो युहाओ, मैंने तुम्हें ये सब क्यों बताया? युहाओ ने कहा, क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं डीतियान से लड़ने से पहले सावधान रहूं। स्नो एम्प्रेस ने सिर हिलाया। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मजबूत बनो और जानो कि डीतियान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं हो सकता। इस दुनिया में उससे भी भयानक कोई और मौजूद है। इसलिए जब तुम शक्तिशाली बनो। युहाओ ने सिर झुकाया। मैं वादा करता हूँ, थोड़ी देर में आइस बियर किंग और टाइटान स्नो डेविल किंग की विशाल सेना सनमून एम्पायर की सीमा के पास पहुंच गई। स्नो एम्प्रेस ने कहा, युहाओ, अब आगे सब तुम्हारे कमांड में है। मैं थोड़ी देर तुम्हारे अंदर विश्राम कर रही हूँ। इतना कहकर वो सफेद रोशनी में बदल गई और युहाओ के शरीर में विलीन हो गई। अब आइस बियर किंग और टाइटान स्नो डेविल किंग दोनों युहाओ के आदेश पर थे। हुओ युहाओ ने टाइटान स्नो डेविल किंग और आइस बियर किंग की तरफ देखा और बोला, दोस्तों शुक्रिया, लेकिन अब हमें एक ह्यूमन आर्मी से निपटना है। टाइटान स्नो डेविल किंग ने सिर झुकाया। स्नो एम्प्रेस ने कहा है कि हमें तुम्हारी बात माननी है, हम उसके आदेश का पालन करेंगे। आइस बियर किंग ने मासूमियत से कहा, हाँ ग्रैंडपा, जो भी लिटिल बाय को करना होगा बस बता दो। युहाओ हल्का हंसा, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। ग्रैंडपा? टाइटान स्नो डेविल किंग का चेहरा भी टेढ़ा पड़ गया। वो जानता था आइस बियर किंग जानबूझकर उसे ग्रैंडपा कहता है, बस ये जताने के लिए कि युहाओ का स्नो एम्प्रेस से कितना करीबी रिश्ता है। युहाओ ने कई बार उसे रोका था, पर आइस बियर किंग एकदम सीधा और अड़ियल। आखिर युहाओ ने हार मान ली। ठीक है भाई, जिसे जो कहना है कहे। युहाओ बोला, ठीक है, अब हम ऐसे करेंगे। अल्टीमेट सोल्जर प्लान के बाद युहाओ को अब इतनी समझ थी कि वो छोटी सेना को भी बड़ी रणनीतिक लड़ाई में चला सके। उधर सनमून एम्पायर का माइनिंग बेस हलचल से भरा था। पिछले 15 दिनों से वहां नई इक्विपमेंट लगाई जा रही थी, रेयर मेटल्स की वेन्स डिटेक्ट की जा रही थी और खुदाई तेजी से हो रही थी। अब तक 11 बड़ी खदानें मिल चुकी थीं, जिनमें 2 बेहद कीमती रेयर मेटल्स से भरी थी। माइनिंग की रफ्तार और बढ़ा दी गई थी। कई वेन्स डाउलिंग एम्पायर तक फैली थी, मतलब अगर खुदाई जारी रही तो डाउलिंग एम्पायर के रेयर मेटल्स भी उनके हाथ लग सकते थे। 10 दिनों के भीतर रीइंफोर्समेंट्स पहुंच गए। 5000 एक्सपर्ट माइनर्स, ढेरों मशीनों के साथ फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन और 20,000 सैनिकों ने पूरा माइनिंग बेस फैला दिया था। 24 बड़े ओपनिंग्स खोद दिए गए थे, जहां दिन रात मेटल्स निकाले जा रहे थे। जूजी ने 2 सख्त आदेश दिए। पहला, डाउलिंग एम्पायर को खबर नहीं लगनी चाहिए। दूसरा, माइनिंग सबसे तेज गति में होनी चाहिए। 3000 स्टोरेज टाइप सोल टूल्स लगाए गए थे ताकि मेटल्स जल्दी ट्रांसपोर्ट हों। चारों तरफ एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स तैनात थे, जो आसमान से हर हलचल देख रहे थे। जूजी ने और रीइंफोर्समेंट्स मांगे थे, क्योंकि अब उसे हुओ युहाओ से खतरा महसूस हो रहा था। आधा महीना बीत गया। जूजी अब भी इंतजार कर रही थी कि युहाओ हमला करेगा, पर वो कहीं दिखा ही नहीं। वो सोचने लगी, क्या वो सच में चला गया है? अगर हाँ तो कहाँ?
शायद श्रेक अकेडमी रीइंफोर्समेंट्स लाने। इसलिए जूजी ने 2 सोल इंजीनियर लीजन श्रेक अकेडमी के पास तैनात कर रखे थे ताकि कोई सोल मास्टर वहां से निकले तो उसे बीच में ही रोका जा सके। साथ ही उसने हेवनली सोल एम्पायर पर दबाव बढ़ाने का आदेश भी दिया था। पर जूजी को यकीन था यूहाव अकेला ही एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस वक्त जूजी अपने कमांड टेंट में बैठी थी। चारों ओर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बिखरी थीं। मार्शल बनने के बाद जूजी ने एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स के प्रोडक्शन को दोगुना कर दिया था। जूजी ने रिपोर्ट देखी और भौएं चढ़ाई। क्या हो रहा है ये? कोई मूवमेंट क्यों नहीं श्रेक अकेडमी के आसपास? सर्वेलेंस कम था, फिर भी उसने बहुत से स्काउट्स भेज रखे थे, लेकिन सब शांत था। टांग सेक्ट बस सोल टूल्स बना रहा था। जूजी को भरोसा था वो इतनी जल्दी उनकी टेक्नोलॉजी नहीं पकड़ पाएंगे। जुआन जीवन जैसा जीनियस भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। जूजी खुद से बोली, यूहाव, तुमने हार मान ली है क्या? नहीं, ये तुम्हारा तरीका नहीं है। कहीं डाउलिंग एम्पायर तो नहीं गए? नहीं, वो भी नहीं। तो कहाँ हो तुम? क्या कोई चीज़ है जो मुझसे भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए? उसका चेहरा गंभीर हुआ। वो उस दिशा में सोचना नहीं चाहती थी क्योंकि वो जानती थी यूहाव को बहुत कम लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। जूजी ने हल्की हंसी के साथ कहा, जब तुम यहाँ थे मैं डरती थी कि तुम लौट आओगे। अब जब इतने दिन बीत गए तो तुम्हारी सलामती की चिंता होने लगी है। यूहाव, सच कहूँ, अगर हम आमने सामने आए तो शायद मैं तुम्हारे खिलाफ कठोर ना हो पाऊँ। उसने लंबी सांस ली। काश तुम मेरे साथ होते तो मैं इस पूरी दुनिया को जीत सकती थी। वो धीमे स्वर में बोली, कहाँ हो यूहाव? अगर खबर नहीं मिली तो शायद मैं खुद तुम्हें ढूंढने निकल जाऊं। जूजी का स्वर और धीमा हो गया। वो टेंट में बैठी यूहाव का नाम बार बार ले रही थी। वो यूहाव इस वक्त आसमान में था, घने बादलों की परत में छिपकर नीचे का कैंप देख रहा था। उसके चारों तरफ उड़ रहे थे कई एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स। हर ऊंचाई पर अलग सेंसर्स लगे थे। यूहाव हर एक को ध्यान से देख रहा था क्योंकि अब वो जानता था हमला करने का वक्त बहुत करीब है। जूजी ने इन्हें मेंटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। काफी देर ऑब्जर्व करने के बाद यूहाव को समझ आ गया ये सर्वेलेंस टूल सिर्फ मिलिट्री बेस के लिए नहीं थे। इनकी नज़र डोलिंग एम्पायर की डायरेक्शन में भी थी। यानी अगर डोलिंग एम्पायर की कोई आर्मी 30 किलोमीटर तक भी आई तो फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन का हमला तय था। यूहाव सनमून एम्पायर की तैयारी देखकर सच में हैरान था। सिर्फ आधे महीने में उनका बेस 10 गुना बड़ा हो चुका था। चारों तरफ वर्कर्स और इंजीनियर्स दिख रहे थे। हर जगह सोल टूल्स काम कर रहे थे। यूहाव 3000 मीटर ऊपर था। इतने बड़े सेटअप से सनमून एम्पायर को मेटल्स निकालने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऊपर से उसे 20 से ज्यादा माइनिंग ओपनिंग्स दिख रही थी। वहां से लगातार ओर निकल रहे थे। यूहाव ने दूर से ही कुछ रेयर मेटल्स पहचान लिए। इतना मटेरियल मतलब सनमून एम्पायर और भी ज्यादा हथियार बना सकता है। यूहाव ने मन में सोचा, काश ये मेटल्स हमारे पास होते। टैंक सेक्ट और श्रेक इन्हें वॉर रोकने के लिए इस्तेमाल करते, इन्वेजन के लिए नहीं। यूहाव की प्लान सिंपल थी, पहले सर्वेलेंस सिस्टम को अंधा करना, फिर टाइटन स्नो डेविल आर्मी के साथ सीधा हमला करना। लेकिन टाइटन स्नो डेविल किंग को ये प्लान पसंद नहीं आया। वो बोला, ये इंसानी आर्मी हमारे लिए कुछ नहीं, बस कुछ वार करेंगे सब मिट जाएंगे। पर यूहाव ने उसे समझाया, ह्यूमन वर्ल्ड के वेपन्स बहुत घातक हैं, तुम सोल बीस्ट हो, लेकिन तुम्हारी जान को खतरा असली है। यूहाव ने स्नो एम्प्रेस का नाम लेकर टाइटन स्नो डेविल किंग को मनाया। वो उनकी मदद करने आया था, ना कि उनके पूरे क्लैन को खतरे में डालने। अगर उसकी वजह से उन्हें नुकसान होता तो वो स्नो एम्प्रेस का सामना नहीं कर पाता। काफी देर ऑब्जर्वेशन के बाद यूहाव ने पीछे हटने का फैसला किया। दिन में मूव करना रिस्क था, इसलिए उसने तय किया अटैक रात में ही होगा। वो वापस टाइटन स्नो डेविल्स के कैंप पहुंचा और प्लान में कुछ छोटे बदलाव किए। टाइटन स्नो डेविल किंग और आइस बेयर किंग अपने अपने क्लैंस के साथ आराम करने लगे। स्नो एम्प्रेस ने आइस बेयर किंग को स्ट्रिक्टली मना किया था कि वो अपनी पूरी स्पीशीज को साथ ना लाए, क्योंकि मिशन के बाद उसे उनके साथ लौटना था। अब बस इंतजार था रात के अंधेरे का। धीरे धीरे आसमान में अंधेरा फैलने लगा। दूर बर्फ के ढेरों में से एक परछाई उठी और उसके पीछे कई और परछाइयां भी चल पड़ी। वो सब बिना आवाज किए आगे बढ़ने लगे। सबका निशाना एक ही था, सनमून एम्पायर का बेस। सबसे आगे चल रहा था 2 मीटर लंबा बल्कि आदमी। वो यूहाव नहीं था, वो था टाइटन स्नो डेविल किंग, जिसने इस बार इंसानी रूप धारण किया था। जब कोई सैवेज बीस्ट एक खास लेवल पर पहुंचता है तो वो ह्यूमन फॉर्म ले सकता है, लेकिन वो ऐसा तभी करते हैं जब बहुत जरूरी हो, क्योंकि असली फॉर्म में ही वो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। यूहाव खुद भी उड़ रहा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ उड़ रहा था एक गोल मटोल उछलता हुआ प्राणी जो देखने में पिग जैसा लग रहा था। यूहाव ने चिढ़कर कहा, लिटिल बाय, ये क्या रूप ले लिया तुमने? ताई तो तुमसे ज्यादा नॉर्मल लग रहा है। वो पिग दरअसल आइस बेयर किंग था। पूरा शरीर गोल, चेहरा गोल, लगता था जैसे कोई उड़ती हुई स्नोबॉल हवा में तैर रही हो।
कपड़े पहनने का सवाल ही नहीं था, कुछ फिट ही नहीं आता। आइस बेयर किंग हंसते हुए बोला, ग्रैंडपा, जब मैंने पहली बार ह्यूमन फॉर्म लिया था तो माँ ने कहा मुझे तेरा चबी रूप पसंद है, बस तभी से मैंने यही लुक रखा। देखो कितना कूल हूँ मैं। यूहाओ ने माथा पकड़ लिया, कोई टेस्ट को चार्मिंग कैसे बोल सकता है? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, अब बदलना पॉसिबल भी नहीं था। यूहाओ ने इमिटेशन टेक्निक एक्टिवेट की। दोनों ने खुद को कंसील किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिन की सर्वेलेंस उसी के लिए थी ताकि वो सनमून एम्पायर के एरियल टूल्स का कवरेज समझ सके। अब उसे पता था उनकी निगरानी डोलिंग एम्पायर की तरफ ज्यादा है, यानी दूसरी दिशा से वो बिना डिटेक्ट हुए बेस तक पहुंच सकते हैं। यूहाओ और लिटिल बाय अब धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। हालांकि लिटिल बाय दिखने में मोटा था, लेकिन उड़ान में वो यूहाओ से कहीं तेज था। यूहाओ की पावर्स देखकर वो और भी खुश था। वो हंसते हुए बोला, ग्रैंडपा, तुम्हारा स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग तो बहुत मजेदार है। इतना अंधेरा है फिर भी सब दिख रहा है। देखो आताई कैसे नीचे दौड़ रहा है, कितना छोटा लग रहा है। यूहाओ ने सख्त लहजे में कहा, चुप रहो वरना तुम्हारी माँ से कहलवाऊंगा। बस इतना सुनते ही लिटिल बाय शांत हो गया। ग्रैंडपा प्लीज मत बोलो, मैं चुप हूँ। यूहाओ हल्का मुस्कुराया और फिर ध्यान मिशन पर लगाया। उसका स्पिरिचुअल डिटेक्शन सिर्फ लिटिल बाय से नहीं जुड़ा था, बल्कि नीचे टाइटन स्नो डेविल किंग से भी कनेक्ट था, जिससे वो पूरा बैटल एरिया एक साथ देख और कमांड कर पा रहा था। अब वो जमीन से लगभग 1000 मीटर ऊपर था। थोड़ी देर में टाइटन स्नो डेविल्स यूहाओ के आदेश पर रुक गए। वो सब बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे छिप गए, जो सनमून एम्पायर बेस से 20 किलोमीटर दूर था। यही सर्वेलेंस सोल टूल्स की लिमिट थी। जो स्नो डेविल्स ह्यूमन फॉर्म नहीं ले सकते थे, उन्हें और पीछे 25 किलोमीटर दूर तैनात किया गया। सब शांत बैठे अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। यूहाओ को अब थोड़ा सुकून महसूस हुआ। स्नो डेविल्स अपने किंग के आदेश बिना सवाल मानते थे, इसी से उसका काम आसान हो गया था। अब यूहाओ और लिटिल बाय बेस की सर्वेलेंस बाउंड्री तक पहुंच चुके थे। यूहाओ मुस्कुराया और बोला, अब सब हम पर निर्भर है, चलो शुरू करते हैं। इतना कहकर वो लिटिल बाय के कंधों पर बैठ गया। लिटिल बाय ने जोर से पैर मारे। वो इतनी तेजी से ऊपर उठा जैसे कैनन शेल फायर हुआ हो। यूहाओ उसके कंधों पर मजबूती से बैठा था और उनके आगे था सनमून एम्पायर का वो बेस जहां से सब कुछ शुरू होने वाला था। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।